Goal, nation's leading institute. हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ श्री कुमार। वंस अगेन मैं आ गया हूँ टेस्ट पेपर का एनालिसिस करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग टेस्ट पेपर जो एनालिसिस करेंगे वो AITS है, मेजर टेस्ट 1 है, जो डेट 19 मार्च को हुआ था। ठीक है, और सारे बच्चों के पास टेस्ट पेपर होंगे, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, और उस टेस्ट पेपर में अगर आप देखेंगे, इस बार का टेस्ट पेपर बहुत ही बैलेंस्ड है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है। आप कर सकते थे इस टेस्ट पेपर में अच्छे स्कोर। ठीक है, तो 2 पार्ट में टेस्ट पेपर जैसा कि हम लोगों का रहता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में हमारे पास 35 क्वेश्चन है और सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन है। ठीक है, तो विदाउट डिले किए हुए हम स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सारे बच्चे देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपका 151 है, क्वेश्चन नंबर 151, इस बार नंबरिंग चेंज हुआ है। 151 कह रहा है कि फ्यूजन प्रोसेस लाइक combination to deuterium to form of the helium nucleus are impossible at ordinary temperature and pressure. The reason for this can be traced to the fact, किस बात पे ये डिपेंड कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे फर्स्ट वाला पॉइंट, इस तरह के क्वेश्चन को ऑप्शन के हिसाब से आप बेस्ट जो सूट करता है उसको आप टिक कर सकते हैं। तो न्यूक्लियर फोर्स हैव शॉर्ट रेंज फोर्स, दिस इज एब्सोल्यूट राइट, करेक्ट है। तो ए करेक्ट हो गया। न्यूक्लियाई आर पॉजिटिवली चार्ज, एवरी न्यूक्लियाई, जितने भी न्यूक्लियाई है, हम सब लोग जानते हैं कि न्यूक्लियाई के अंदर जो होता है प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन चार्जलेस होता है, प्रोटॉन चार्ज होता है। तो न्यूक्लियाई के अंदर तो पॉजिटिव चार्ज पक्का है, तो बी भी करेक्ट हो गया। और उसके बाद कह रहा था ओरिजिनल न्यूक्लियर मस्ट बी कंप्लीटली आयनाइज्ड। कंप्लीटली आयनाइज्ड, दिस इज क्वाइट डिफिकल्ट, नहीं हो सकता है। The original nuclei must be break up before combining with each other. This is also almost impossible, नहीं पॉसिबल होता है, जरूरी नहीं है, कंडीशन नहीं है उसके लिए। तो अप्रोप्रिएट ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो ए और बी आपका अप्रोप्रिएट ऑप्शन हुआ, और वो अपने क्वेश्चन में ऑप्शन वाइज 1 दिया हुआ है। अब दूसरा कह रहा है आपसे कि टू रिड्यूस द रिपेल इन द रेक्टिफाइड सर्किट विद द कैपेसिटर फिल्टर। कैपेसिटर फिल्टर है रेक्टिफाइड सर्किट में, तो ऑब्वियस सी बात है 152 में आपके पास लोड होगा RL और दूसरा है XC, जो कि 1/ω/C होगी। ठीक है, तो रिपेल का मतलब हुआ जो आपका इनपुट सिग्नल है उसके अंदर जो ऑसिलेशन है, उस ऑसिलेशन को स्टॉप करना, इसको स्टॉप करने के लिए। तो बहुत ही सिंपल है कि इस कंडीशन में लोड रेजिस्टेंस को अगर आप बढ़ा देंगे तो ये फ्लो रेट को रिड्यूस कर देता है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू को अप करना होगा, इंक्रीज करना होगा। और चूंकि आपका कैपेसिटर के अक्रॉस फ्लो मेंटेन रहना चाहिए, तो ये XC की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। तो इसकी वैल्यू मिनिमम होने के लिए क्या होना चाहिए, ये कैपेसिटेंस की वैल्यू को इंक्रीज करवा दीजिए, और या ये जो आपका ओमेगा है जिसमें आप लिख सकते हैं 2π इंटू एफ, तो फ्रीक्वेंसी को आप अप कर सकते हैं। तो आइदर फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज और कैपेसिटर विल इंक्रीज सो दैट XC विल बी मिनिमम। अगर ये मिनिमम होता है और रेजिस्टेंस का वैल्यू मैक्सिमम होता है तो रिपेल आपका कंट्रोल होगा। तो बेस्ट अप्रोप्रिएट क्या क्या ऑप्शन आ रहा है इसमें अगर आप देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि RL शुड बी इंक्रीज, यस, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। उसके बाद कहा है इनपुट फ्रीक्वेंसी शुड बी डिक्रीज्ड, ये अगर फ्रीक्वेंसी को कम करेंगे तो XC का वैल्यू बढ़ जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। इनपुट फ्रीक्वेंसी शुड बी इंक्रीज्ड, यस, करेक्ट हो गया। कैपेसिटर विथ हाई कैपेसिटेंस शुड बी यूज्ड, यस, करेक्ट। तो ACD इज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन, और इसके बेसिस पे आप ऑप्शन नंबर 4 को टिक लगाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 153 अगर आप देख रहे हैं 153, इसमें क्या कह रहा है आपसे कि 2 सेल है और 2 सेल आपके पास इस तरह के फॉर्मेट में है, 2 सेल इस तरह से ऐसे, और इसकी नेक्स्ट जो कनेक्टिविटी है वो इस तरह से ऐसे है। 2 सेल, ये रहा 2 सेल, और ये रहा आपके पास 4 ओम और ये रहा 6 वोल्ट, और इसको आप 18 ओम वोल्ट कह सकते हैं, और ये 8 ओम है।
और इसकी इफेक्टिव, ये बाहर वाला रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो इसका इफेक्टिव अगर आपसे कहा जाएगा कि इसका इफेक्टिव क्या होगा, तो हम लोग बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं इसी दोनों का। तो इस दोनों के लिए तो E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 डिवाइड बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। अगर आप बहुत ध्यान से देखते हैं तो ये रहा आपके पास E1 और ये रहा आपके पास E2। तो E2 की पोलरिटी अपोजिट है, E1 से ठीक अलग है इस E2 की पोलरिटी। तो आप कह सकते हैं यहां से 18 बाय 8 माइनस 6 बाय 4 डिवाइड बाय 1 बाय 8 प्लस 1 बाय 4। ये रहा आपका इक्विवेलेंट ईएमएफ। आप इक्विवेलेंट ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 154 देखते हैं। 154 क्या कह रहा है, सभी बच्चे पढ़िए। 154 स्पेस चाहिए, मैं इसे मिटाता हूं। वन 154 में आपका क्वेश्चन का स्टेटमेंट है द कैपेसिटर ऑफ 8 माइक्रोफैराड। यहां पे ये डायग्राम दिया हुआ है, ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है और ये एक सेल है और जिसके इंटरनल रेजिस्टेंस भी है जो कि स्टेटमेंट पे मेंशन है, फिगर में नहीं, और बाहर एक और रेजिस्टेंस है। तो ये है बेटा आपके पास 7 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है ये है 0.5 ओम और ये है आपका 3 ओम। ठीक है, तो कह रहा है कि स्टेडी स्टेट में इस 8 माइक्रोफैराड कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा, चार्ज कितना होगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, ये 20 ओम है। तो आप समझिए एट स्टेडी स्टेट ये फुल चार्ज हो जाएगा। ये फुल चार्ज means no any flow of charge through this branch। इस ब्रांच से कोई चार्ज का फ्लो नहीं होगा। इस ब्रांच से ये कैपेसिटर फुल चार्ज है, कोई फ्लो नहीं होगा इस ब्रांच से। ठीक है, इसका मतलब यहां से करंट आएगा और ये ऐसे करते हुए ऐसे चला जाएगा। ठीक है, तो करंट आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 7/3 प्लस 0.5। इट मीन 7/3.5। ये 0 यहां से कैंसिल, ये हो जाएगा 2 एम्पियर हो गया। तो इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, ये रहा ए और ये रहा बी। तो हम लोग कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बी ए माइनस बी बी इक्वल टू 3 इंटू आई। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2, इट मीन 6। बी ए माइनस बी बी इक्वल टू 6। तो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 6 और जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां होगा वही सेम टू सेम पोटेंशियल डिफरेंस यहां होगा। ये भी वी बी ही हो जाएगा और ये भी वी ए ही हो जाएगा। और चूंकि इसमें कोई करंट नहीं गया है, इसमें करंट की वैल्यू 0 है, तो यही पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के अक्रॉस हो जाएगा। तो यही पोटेंशियल डिफरेंस, तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू क्यू बाय सी। तो अब कह सकते हैं कि 6 इज इक्वल टू क्यू, सी की जगह पे 8, इट मीन्स क्यू इज इक्वल टू 48 माइक्रोकूलम। और इसमें चार्ज जो हो जाएगा 48 माइक्रोकूलम इस कैपेसिटर पे हो जाएगा चार्ज की वैल्यू। ठीक है, आइए 155 सिंपल। इसमें 4 ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप जाए तो ज्यादा अप्रोप्रिएट है। स्टोक्स लॉ विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो ए का थर्ड हो गया। ठीक है, और उसके बाद आपके टर्बुलेंट जो होता है वो रेनॉल्ड्स नंबर को, यानी कि बी का 4। ठीक है, और अगर आप पास्कल लॉ कहते हैं तो वो एनर्जी प्रेशर एनर्जी है, यानी कि डी का अगर आप देखेंगे तो आप पास्कल लॉ हाइड्रोलिक लिफ्टिंग है। बर्नौली प्रिंसिपल जो है वो एनर्जी प्रेशर एनर्जी है, यानी कि सी का हो गया 1। मतलब अगर आप देखेंगे तो ए का जो हो गया ये हो गया थर्ड
और बी का जो हो जाएगा टर्बुलेंट, ये हो गया रेनॉल्ड्स नंबर, बी का 4, और सी का जो हो जाएगा 1, और डी का जो हो जाएगा वो 2। तो इस तरह से अगर आप देखते हैं तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन होगा ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए 156 नंबर समझिए। वन 156 नंबर में आप टेबल बना सकते हैं। यहाँ पे ए लिख सकते हैं, यहाँ बी लिख सकते हैं, और यहाँ सी लिख सकते हैं। ये रहा टेबल। टेबल आपको सारा आउटपुट बता देगा कि क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, टेबल में ए में देखिए, ए में फर्स्ट में 1 लिखा हुआ है, सेकंड में भी 1 लिखा हुआ है, थर्ड में 0 लिखा हुआ है, फोर्थ में भी 0 लिखा हुआ है। ठीक है, और फिफ्थ में एक और स्टेप है, आगे कर लीजिए, एक और स्टेप है आगे, और फिफ्थ में 1 लिखा हुआ है। और बी का जो है वो है आपके पास 0, फिर है 1 और 1, फिर है 0 और 0। सी में जो है ये है 1, फिर है 1, फिर है 1, फिर है 0, और फिर है 1। मतलब अगर आप देखें तो ये नहीं लग रहा है कि इस दोनों को सम कर दिया जाए तो ये मिल गया, इस दोनों को अगर सम कर दिया जाए तो ये मिल गया, इस दोनों को अगर सम कर दिया जाए तो ये मिल गया, और इस दोनों को अगर सम कर दिया जाए तो ये मिल गया, और इस दोनों को भी सम कर दिया जाए तो ये आ गया। इसका मतलब ये कौन सा गेट है? ये और गेट है। मतलब C इज इक्वल टू A प्लस बी है, और गेट हुआ। तो अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? थर्ड नंबर। आइए 157 सारे बच्चों का करेक्ट हुआ होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे आपके पास रेड दिया हुआ है, फिर आपके पास ब्लू दिया हुआ है, फिर आपके पास ग्रीन दिया हुआ है, और फिर आपके पास गोल्ड दिया हुआ है। रेजिस्टेंस निकालना है। तो रेड का कलर कोडिंग आपको पता है कि 2 होता है, ब्लू का आपको पता है कि 6 होता है, और ये जो है आपके पास ग्रीन का कलर कोडिंग कितना होता है बेटा? आप सभी लोग जानते हो, तो इसको आप 5 होता है, और इसका 5% टॉलरेंस है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि 26 इंटू 10⁵ ओम प्लस माइनस 5% टॉलरेंस। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 2.6 इंटू 10⁶ ओम प्लस माइनस 5% टॉलरेंस। तो 2.6 मेगा ओम प्लस माइनस 5% टॉलरेंस, 5% टॉलरेंस। ये रहा, ये आपका फोर्थ नंबर अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो 158 सभी बच्चे पढ़िए। 158 में कह रहा है कि आपसे हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन ऑफ द कार्ड दैट इज रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द ब्लॉक बी फ्रॉम फेलिंग। नीचे गिरना नहीं चाहिए, तो 158 में गिरना नहीं चाहिए। तो ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक का बी का मास m है, तो नीचे लगेगा mg, इस साइड में इस पे नॉर्मल है, और ये ए कितना होना चाहिए जो मुझे कैलकुलेट करना है, और ऊपर में फ्रिक्शन। तो नॉर्मल मस्ट बी इक्वल टू m इंटू ए, और ये नीचे स्लिप नहीं करना चाहिए, तो mg का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू से होना चाहिए। तो mg लेस देन और इक्वल टू फ्रिक्शन लिमिटिंग म्यू इंटू n, तो m और m कैंसिल, तो g बाय म्यू लेस देन और इक्वल टू a। इट मीन्स ए की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जी बाय म्यू होना चाहिए। तो ए मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए?
तो g बाय म्यू होना चाहिए मिनिमम की वैल्यू। तो ये 2 नंबर आपका करेक्ट हो गया। अब अगर आए 159 नंबर, देखिए ध्यान से, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज बिटवीन एनी 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड बाय द चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट, दीज 2 पॉइंट। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक के ही बारे में बोला जा रहा है, अदरवाइज वो मेंशन कर देता कि किस तरह के नेचर के फील्ड में। इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा जो पाथ डिपेंडेंट होता है, वर्क डन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, बिल्कुल करेक्ट हो गया। यानी कि आप इसमें जा सकते हैं कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज ऑल्सो करेक्ट, मीन्स 1 ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका। अब आइए 160 में, क्वेश्चन नंबर 160 में आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल है और इसको हमने u स्पीड से प्रोजेक्ट करा है और ये डेविएशन क्रिएट कर रहा है और इस तरह से ऐसे गया है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यहां से यहां तक x में कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल किया है, x में x हुआ। तो हम लोग टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं इससे बड़े आसानी तरीके से। कैसे भाई? तो टाइम t इज इक्वल टू एक्स बाई यू, और यहां से यहां तक चार्ज पार्टिकल जो गया है y में, तो y इक्वल टू कितना होगा 0t प्लस हाफ a इंटू टी स्क्वायर। तो y इक्वल टू हाफ a की जगह पे क्यू ई बाय एम और t के जगह पे x बाय यू का स्क्वायर। तो यहाँ पे y इक्वल टू हो गया क्यू ई बाय 2m इंटू एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर। अगर आप देखेंगे तो क्यू बाय एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गए, y के हो गए। तो हम कह सकते हैं कि जिसका y का वैल्यू ज्यादा होगा वही होगा। तो यहाँ पे अगर ग्राफ को देखा जाए बहुत हद तक, तो बहुत नजदीक से अगर आप देखेंगे, क्लोजर देखेंगे, आपको पता चलेगा कि इस तरह का सीन है। ये ऐसे गया हुआ है, ये ऐसे गया हुआ है, ये ऐसे गया हुआ है, और ये ऐसे बहुत ही इसको टच करते हुए गया है ऑलमोस्ट। यहाँ गैप है थोड़ा सा, यहाँ पे देखेंगे तो गैप है आपको, लेकिन यहाँ पे टच किए हुए है। ये जो 4th नंबर है, ये 4th नंबर को आप टिक लगा सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 आपको अप्रोप्रिएट दिख रहा होगा, पॉइंट नंबर 4। तो आप 4 को कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट है इसका, क्योंकि यहां से यहां तक y की वैल्यू ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 161। शॉर्ट पाथ मैग्नेट प्लेस्ड विद द एक्सेस एट 60 डिग्री विथ ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री दे दिया, b इक्वल टू 1.25 टेस्ला है, और टॉर्क की वैल्यू कितनी दे दी है 7.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 जूल। व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट? तो टॉर्क इक्वल टू कितना है mb साइन थीटा। यहां से आपको m की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, उसके बाद 162। A charge 40 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द 60 माइक्रो, व्हाट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी? C दिया हुआ है आपको 40 माइक्रोफैराड, और L दिया हुआ है आपके पास 64 मिली हेनरी। तो ओमेगा आपसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, तो 1/√LC, इस रिजल्ट से आपको मिल जाएगा। अब अगर आप देखेंगे नेक्स्ट 163, तो स्क्रीन इज प्लेस्ड एट ए 160 सेंटीमीटर फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। मतलब ये रहा आपके पास ऑब्जेक्ट और स्क्रीन यहां पे है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं D। जो दिया हुआ है आपको 160 सेंटीमीटर। The image of the object on the screen is formed by the convex lens at 2 different location। Obvious सी बात है, ये convex lens है, इसके फोकल लेंथ f होंगे, और यहां पे x की 2 वैल्यू होती है। ये x हुआ तो इसको d माइनस एक्स डिस्प्लेसमेंट मेथड से आप कह सकते हैं कि 1/d माइनस एक्स
माइनस वन बाय माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/f, और यहां से x प्लस डी माइनस एक्स डिवाइड बाय डी माइनस एक्स इंटू एक्स इक्वल टू 1/f, x और x कैंसिल हो गया, तो हम कह सकते हैं कि dx माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू df, ये उधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स प्लस डी एफ इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू d प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2, तो ये रहा x की दो पोजीशन, तो दो वैल्यू, इस दोनों वैल्यू का डिफरेंस आपको प्रोवाइडेड है, इन दोनों वैल्यू का क्या चीज दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है। मीन्स आप कह सकते हैं कि x1 जो है ये दिया हुआ है d माइनस रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस 4fd बाई 2, और x2 जो दिया हुआ है वो d प्लस रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस 4fd बाई 2। तो x2 माइनस x1 इज गिवन टू यू, और वो है आपको 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, x2 माइनस x1 को इसमें से उसको करेंगे तो ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर माइनस 4fd इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। तो क्या हम लोग बड़े आराम से यहां से जो है फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, f दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिएगा, f ऐसे डिवाइड कर दीजिएगा। मैं अगर इस स्पेस को मिटा दूं तो ये हो जाएगा आपका क्या, डी स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4d इक्वल टू f, ये रहा आपके पास फोकल लेंथ। आप बड़े आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो 164, ये देखिए, तो कह रहा है कि कितने देर तक ये लैंप आपका ऑन हो सकता है। तो सिंपल है कि आप सबसे पहली बात कि नंबर ऑफ एटम निकाल लीजिए कि एक रिएक्शन में कितना एनर्जी जनरेट हो रहा दिया हुआ है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे n नंबर ऑफ पार्टिकल, तो ये हो जाएगा 5 kg है तो 10⁻³ ग्राम हो गया, डिवाइड बाय 2 कर दीजिएगा इंटू Na एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, और इसमें एनर्जी रिलीज्ड जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 5 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 2 इंटू 2 इंटू Na एवोगाड्रो नंबर इंटू 3.3 मेगा है तो 10⁻6 इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इतना एनर्जी जनरेट हुआ। और इस एनर्जी को हम लोग लिख सकते हैं कि 400 इंटू टी, और यहां से टाइम आपको मिल जाएगा क्योंकि कितने देर तक वो लैंप ग्लो करेगा। थोड़ा कैलकुलेशन है, करना पड़ेगा। आइए 165, ये कौन सा गेट है, तो ये आपका एंड गेट है। क्यों, क्योंकि अगर आप यहां से देखते हैं कि ये इस तरह से नॉट है, अब फिर ये नॉर गेट के अंदर इन किया है, फिर ये नॉट है, ये रहा ए और ये रहा बी, ये हो गया ए बार, ये रहा बी बार, और यहां हो गया वाई। तो वाई क्या आ जाएगा, तो ए बार प्लस बी बार अक्का बार, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बार बार इंटू बी बार बार, तो वाई इक्वल टू ए बी हो जाएगा, ये इस तरह से। और ए बी का मतलब कौन सा गेट हो गया, ये आपका एंड गेट हो गया, एंड गेट हो गया। तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर नेक्स्ट अगर आप देख रहे हैं तो 166 का सिंपल 166 जो है इंटर प्लेनर सिस्टम, तो कोई भी प्लेनर सिस्टम है अगर आपका तो केप्लर्स लॉ को अवे करेगा, और चूंकि उसका मास का जो साइज है वो बढ़ता चला जाएगा। क्यों बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो प्लेनेट है ये डस्टी जोन में कह सकते हैं आप, ये यहाँ पे मटेरियल है इसके में मूव कर रहा है, तो ये इस पे धीरे धीरे एडेसिव होते चला जाएगा, एडेसिव होते चला जाएगा। तो ये पाथ तो क्लोज करेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन ये एडेसिव होते चला जाएगा। एडेसिव होते चले जाएगा तो इसका मतलब हो गया कि इसका ये अराउंड द सन तो मूव करेंगे, लेकिन केप्लर्स लॉ को फॉलो करते हुए। अप्रोप्रिएट ऑप्शन फोर्थ आप टिक लगा सकते हैं। अब आइए
क्वेश्चन नंबर 167। इसमें अगर आप देख रहे हैं तो x इक्वल टू अल्फा कॉस ऑफ अल्फा टी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर है। तो x इक्वल टू अल्फा तो बोल दीजिए, कॉस तो है, यहां अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर हो गया। अगर आप इसमें डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो अल्फा हो जाएगा माइनस साइन हो जाएगा अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर, और बाहर में अल्फा स्क्वायर 2 इंटू टी। अगर बहुत ध्यान से देखा जाए तो ये वेलोसिटी जो है ये टाइम पे डिपेंडेंट आपका हो गया, और टाइम पे भी इस तरह से कि जैसे उसके इनटू के साथ हो गया। तो मतलब टाइम अगर आपका कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा होगा तो वेलोसिटी की भी वैल्यू आपकी बढ़ ही नहीं होगी, ठीक है, बढ़ घट, और ये उसके साथ इनटू किया हुआ है अलग बात है, लेकिन रिपीटेशन तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि टाइम बढ़ते चले जाएंगे तो दोबारा वो टाइम तो आएगा नहीं, ठीक है। इसलिए इसको आप क्या कह सकते हैं, ये आपका पीरियोडिक मोशन नहीं होगा, ये कौन सा मोशन हो जाएगा, ऑसिलेटरी हो जाएगा। इसके टाइम पीरियड फिक्स नहीं होंगे और ये ऑसिलेशन कर रहा होगा। एप्रोप्रिएट ऑप्शन आपका थर्ड है, आप टिक लगा सकते हैं, ठीक है। अब 168 अगर आप देखेंगे ध्यान से तो 168 भी है आपका, आप आराम से इसको समझ सकते हैं कि आपके पास अल्फा का वैल्यू जो है, लीनियर एक्सपेंशन का जो वैल्यू है वो आपका अल्युमिनियम का ज्यादा दिया हुआ है और स्टील का कम है। तो इसका मतलब हुआ स्टील कम एक्सपेंशन में जाएगा और अल्युमिनियम ज्यादा जाएगा। तो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से 168 तो अल्फा एल अल्युमिनियम इज ग्रेटर देन अल्फा स्टील, ठीक है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं यहां से, ये रहा आपके पास अल्युमिनियम स्ट्रिप है और ये रहा आपके पास स्टील है, ये एल है और ये स्टील है। तो इसको वार्म करेंगे, अगर हम इसको हीट देते हैं तो होगा क्या, इसकी एक्सपेंशन ज्यादा होगी और इसकी कम होगी, तो ये शेप कुछ ऐसा बन जाएगा, ये शेप कुछ ऐसा बन जाएगा, ये ऐसा, ये रह गया आपका स्टील और ये हो जाएगा एल्युमिनियम, और इसको कनकेव कह सकते हैं और ये कॉन्वेक्स कह सकते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ? यस। तो आप एप्रोप्रिएट ऑप्शन टिक लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 169 कह रहा है आपसे क्या 169 में यूनिडायरेक्शनल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सोर्स ऑफ कांस्टेंट पावर सप्लाई एनर्जी द डायग्राम। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें कांस्टेंट पावर कांस्टेंट का मतलब हुआ कि P कांस्टेंट मींस P इक्वल टू F इंटू V, तो P इक्वल टू MA इंटू V, ये सभी के सभी टर्म आपके कांस्टेंट हो जाने चाहिए। मास तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो उस कंडीशन में अगर आप देख रहे हैं और वो यूनिडायरेक्शनल जाना चाहिए, डायरेक्शन उसका चेंज नहीं होना चाहिए, रिटार्ड नहीं होना चाहिए, तो जो सेकंड ऑप्शन होगा आपका एप्रोप्रिएट हो जाएगा। ये रहा आपका टाइम और ये रहा आपका डी, और ये इस तरह से ऐसे आ जाएगा। तो इसके वेलोसिटी आपका जो है कांस्टेंट रेट से इसमें चेंज होगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो dv बाई dt की अगर वैल्यू रखेंगे तो कांस्टेंट हमको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो सेकंड ही ऑप्शन आपका एप्रोप्रिएट है, आप उसको टिक लगा सकते हैं। आइए 170 इसमें क्या है, आप जानते हो कि अगर आपके पास कोई व्हीकल मूव कर रहा है, ये है आप ऑब्जर्वर है, तो किसी भी लोकेशन पे अगर हम बात करें, जैसे कि मान लीजिए कि इस लोकेशन पे ये सोर्स है, ये Vs से मूव कर रहा है और ये क्रिएट करेगा, इसकी फ्रीक्वेंसी Fs है, तो एट द लोकेशन ए रहेगा, तब जो इसकी फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होगा उसकी वैल्यू V माइनस Vs इंटू Fs लिखेंगे। Fs एट लोकेशन ए, और अगर हम दूसरे लोकेशन के बारे में बात करते हैं, ये इधर की तरफ जाएगा Vs और ये बी लोकेशन में, फ्रीक्वेंसी वही है Fs, तो F ऑब्जर्व 2 अगर आप देखेंगे तो V बाय V माइनस Vs इंटू Fs लिखेंगे एट लोकेशन B। इसका मतलब क्या हुआ
कि इस लोकेशन पे कहीं पे भी अगर ये आ रहा है, इस इंड तक अगर इस यहां तक आ रहा है, ऑब्जर्वर तक आ रहा है, तो इसको सेम फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व हो रहा है, कांस्टेंट है। लेकिन जैसे ही ये ऑब्जर्वर इस साइड में, मतलब सोर्स इस साइड में आ जाएगा सी वाले लोकेशन पे, तो ये वी एस जा रहा है, तो एफ ऑब्जर्व अब अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा वी बाय वी प्लस वी एस इंटू एफ एस एट लोकेशन सी। और अगर हम और आगे की बात करें वी एस ये डी वाले लोकेशन पे, तो एफ ऑब्जर्व 2 जो होगा वो v बाय v प्लस वी एस इंटू एफ एस हो जाएगा एट लोकेशन डी भी ये होगा। मतलब ये वाला वैल्यू अगर आप देख रहे हैं तो ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू दोनों वैल्यू आपका क्या है, सेम है, तो कांस्टेंट है। इट मींस ये ज्यादा है और ये कम है। तो अगर आप ग्राफ बाइज अगर आप जाएं तो ऐसा होगा कि ये आपके पास कांस्टेंट यहां से यहां तक सुनाई दे रहा है, और जैसे इससे आगे आएगा तो ये चेंज हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये रहा आपका एप्रोप्रिएट ग्राफ, जो आप यहां पे कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व वर्सेस टाइम का ग्राफ ये रहा, इसको आप कह सकते हैं ये रहा ग्राफ। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपका एप्रोप्रिएट हो जाएगा। 171 बहुत ही इजी, इसमें टेंशन आपको निकालना है। अगर आप देख रहे हैं तो ये रहा आपके पास इस तरह से इसे, और फिर ये रहा 4 kg, ये रहा 6 kg, और ये ए ऊपर चला 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। इसमें टेंशन है T1 और इसमें टेंशन है T2, तो T2 इक्वल टू हो जाएगा M1 इंटू जी प्लस ए, ऊपर जाएगा तो ये है M1, और ये जो हो जाएगा T1 ये हो जाएगा M1 प्लस M2 इंटू जी प्लस ए, ये रहा M2, वैल्यू रखिएगा आपको मिल जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 172, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो आपका द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड पर सेकेंड, अगर आप कह सकते थे अप्रोप्रिएट वो है। सेचुरेशन करंट जो है वो आपका किस पे, द मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड पर सेकेंड। और स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है यह है द मिनिमम रिटार्डिंग पोटेंशियल, और वर्क फंक्शन द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका अप्रोप्रिएट हो जाएगा। आप यहां पे सेकंड ऑप्शन को देख सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप देखें तो 173 नंबर है, बहुत ही इजी है, इसको तो आप केवल ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते थे। ये रहा आपके पास एक्स एक्सिस और इसको कह दीजिए वाई एक्सिस, और यहां निगेटिव चार्ज है कोई, तो आपको इस लोकेशन पे फील्ड चाहिए, तो इसको अगर आप यहां पे मिलाएंगे तो निगेटिव चार्ज की तरफ होगा। इट मींस इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी निगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव। अगर आप देखते हैं तो कौन सा केसेस में ऐसा है, ऐसा आपका केवल फर्स्ट वाले ऑप्शन में, तो आप कह सकते हैं फर्स्ट वाला डायरेक्ट, इसमें अदर ऑप्शन तो आपको केवल डायरेक्शन से एलिमिनेट हो जाएगा फर्स्ट नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 174 नंबर में कह रहा है कि एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाइए mr² प्लस m/2r² इंटू ओमेगा इनिशियल है दिया हुआ। बाद में क्या हो जाएगा, तो वो पर्सन जंप कर गया तो mr² इंटू ओमेगा फाइनल हो गया, mr² कैंसिल हो गया, तो 3/2 ओमेगा इक्वल टू ओमेगा फाइनल हो गया, तो यहां से 3/2 हो गया। अब अगर देखें स्पीड ऑफ साउंड वेव इन ए फ्लूइड डिपेंड्स अपॉन, तो स्पीड जो होता है साउंड वेव का 175 स्पीड v, ये अंडर रूट बल्क मॉडुलस डिवाइड बाय रो होता है फ्लूइड के अंदर, बल्क मॉडुलस डिवाइड बाय रो। तो उसके बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो सी और डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका अप्रोप्रिएट हो जाएगा। अब 176 में आइए, 176 में क्या था, बॉयल्स लॉ
इज अप्लीकेबल फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट हो गया तो आइसोथर्मल के इक्विवेलेंट है। आइए 177 इसमें कह रहा है कि यूनिट बताइए कि मास का क्या होगा। अगर 500 यूनिट रखते हैं फोर्स का और लेंथ का 50 और टाइम का 5, तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो मास को लिख सकते हैं F, उसके बाद L और उसके बाद T, इसका पावर इसके टर्म में, तो इसका पावर A, इसका पावर B, इसका पावर C, डायमेंशनली इसको कर दीजिए। तो M इज इक्वल टू फोर्स हो जाएगा M L T माइनस 2 का पावर A, L का पावर B और T का पावर C। ठीक है, तो M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M का पावर A, L का पावर A प्लस B और T का पावर माइनस 2A प्लस C। इधर M का पावर 1 है, तो अरेंज कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, A इक्वल टू 1 और A प्लस B इक्वल टू 0, तो B इक्वल टू माइनस 1 और माइनस 2A प्लस C इक्वल टू 0, तो C इक्वल टू 2A, तो C इक्वल टू 2 एक जगह पे 1, तो C इक्वल टू 2 हो गया। अगर आप देखेंगे तो M इज इक्वल टू क्या हो गया, तो यहां पे F का पावर कितना, A तो 1 हो गया, L का पावर कितना, B तो माइनस 1 और T का पावर 2। इट मीन्स F बाय L इंटू टी स्क्वायर। रखिए अब M का यूनिट क्या होगा, तो F मतलब 500, लेंथ को कितना कर दिया है 50 मीटर और टाइम को कितना कर दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मास का यूनिट उस सिस्टम में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस सब को आप ध्यान में रखिएगा। Next, the wavelength of the photon needed to remove a proton from a nucleus which is bonded to the nucleus with the energy दिया हुआ है। तो 178 का में आप एनर्जी इक्वल टू hc बाय लेमडा, तो आपको लेमडा यहां से मिल जाएगा क्योंकि E का वैल्यू आपको दिया हुआ है। ठीक है, 178 का 179 अगर आप देखें 179 कह रहा है कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस ए सेमीकंडक्टर, ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन जो होगा वो लो पोटेंशियल एनर्जी से हाई पोटेंशियल एनर्जी पे जाएगा और प्रोटॉन हाई से लो जाएगा। तो एप्रोप्रिएट ऑप्शन देखेंगे तो ए और सी हो जाएगा आपका, मतलब थर्ड ऑप्शन। आइए नेक्स्ट 180 कह रहा है कि रे इंसिडेंट एट एन एंगल थीटा ऑन ए रिफ्रैक्टिंग फेस ऑफ ए प्रिज्म इमर्ज फ्रॉम द अदर फेस नॉर्मली। इसका मतलब है कि ये नॉर्मली इमर्ज कर रहा है, इंसिडेंट इस पे हुआ है और ये ऐसे गया है और ये नॉर्मली गया 90 डिग्री पे, ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा। तो और ये एंगल आपके पास यहाँ नॉर्मल अगर ड्रॉ करेंगे तो ये रहा एंगल ऑफ प्रिज्म जो 0.5 डिग्री, तो ये भी हो जाएगा आपके पास 0.5 डिग्री क्योंकि इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा। क्लियर है, तो 90 माइनस दिस वन, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल का आपको प्रोवाइड करते हैं 1.6, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट आपसे डिमांड किया गया। तो आप लिख सकते हैं 1 इंटू साइन आई इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर। सो सिंपल, स्मॉल एंगल है तो आई इक्वल टू म्यू इंटू आर कह सकते हैं। तो आई इक्वल टू म्यू हो गया 1.6, आर हो गया 0.5 डिग्री। तो आप आराम से कह सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट आपको क्या मिलेगा। अब अगर आप देख सकते हैं तो 180 इसमें सॉरी दिस इज 180, दिस इज 181 कह रहा है कि प्लेन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि जेड डायरेक्शन में जा रहा है, ये वेव है इधर की तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, तो इधर होगा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर रहेगा मैग्नेटिक फील्ड। क्यों, क्योंकि ई अक्रॉस बी ये जो होगा इसका डिवाइड बाय मॉड ऑफ ई क्रॉस बी का मॉड ले लेंगे तो ये हो जाएगा वी का डायरेक्शन, ये रहता है वी का डायरेक्शन। आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। 182 में आप देख सकते हैं तो आपके पास पार्शियली पोलराइज्ड है, ये रिफ्रैक्टेड रे है 182 में
ये रे इंसिडेंट हुआ ब्रेविस्टेड एंगल पे, ये रिफ्लेक्टेड रे पोलराइज्ड हुआ, और ये पार्शियली पोलराइज्ड हुआ, और इस तरह से। इसलिए इसके पाथ में अगर कोई पोलराइड अगर हम डालते हैं और उसको रोटेक्ट करवाएंगे तो मिनिमम को एनर्जी मिलेगा 90 डिग्री पे, और फिर बढ़ना शुरू करेगा, और फिर 180 पे मैक्सिमम होगा, फिर इंक्रीज करेंगे तो 270 पे मिनिमम होगा। तो 2 बार पोलराइड को रोटेक्ट करवाएंगे तो 2 ऐसे लोकेशन होंगे जहां पे एनर्जी की वैल्यू मिनिमम होने वाली है। 0 नहीं होगा क्योंकि पार्शियली पोलराइज्ड है, इसलिए कभी भी 0 पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 183। इसमें क्या कह रहा है, द सिंपल बोर्स मॉडल इज नॉट एप्लीकेबल टू हीलियम एटम बिकॉज दे अंडरस्टूड है। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है कि मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन सेंट्रल स्क्वायर फोर्स को के तरफ नहीं है। मतलब फोर्थ ऑप्शन सी और डी आप कर दीजिए, ठीक है। आइए 184 अगर आप देखते हैं 184, तो 184 में आपसे कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू B नॉट 3I कैप प्लस 4J कैप प्लस 5K कैप इंटू T है। तो B नॉट कॉन्स्टेंट है, तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्क्वायर, तो स्क्वायर आपका है कौन सा प्लेन में, तो YZ प्लेन में, YZ प्लेन में आपका स्क्वायर है। तो ये रहा आपका एक्स एक्सिस, इसको आप y एक्सिस कहेंगे, और ये रहा आपके पास z एक्सिस। तो स्क्वायर रहा YZ प्लेन, ये रहा आपके पास स्क्वायर, इसको आप YZ प्लेन कह दीजिए। तो इसका डायरेक्शन किधर की तरफ हुआ, एक्स एक्सिस की तरफ हुआ, तो L स्क्वायर I कैप, ये रहा S एरिया का डायरेक्शन। तो फ्लक्स इज इक्वल टू कितना, B डॉट S करेंगे तो आपको फ्लक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 3L स्क्वायर B नॉट, 3L स्क्वायर B नॉट, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब अगर आइए 185 देखिए, 185 में क्या कह रहा है कि ये सिंपल है, ये सब A प्लस B का मॉड इक्वल टू A का है। इसका मतलब पक्का है कि A और B कोलिनियर नहीं हो सकता है। जब अगर आप ऑप्शन एलिमिनेशन में जाएंगे तो फर्स्ट में कहा कि A इक्वल टू B नॉट इक्वल टू 0, A B के बराबर होगा, कोलिनियर हो, तो ये दोनों का सम तो पक्का इसके बराबर नहीं हो सकता, तो ये गलत हो गया क्योंकि B 0 हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, अगर आप सेकंड में देख रहे हैं तो A एंड B आर एंटी पैरेलल, यस ये पॉसिबल है। एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए कि A इक्वल टू 2I है माइनस 4I है, एंटी पैरेलल हुआ A और B। इसके जो मॉड है वो आपके पास 2I के मॉड के बराबर है, मॉड मैग्नीट्यूड बराबर होंगे, तो सेकंड नंबर आपका पॉसिबल हो जाएगा। थर्ड, A एंड B आर परपेंडिकुलर, कभी पॉसिबल नहीं है कि A और B अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो कभी भी इसका मॉड इसके बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये रहा A और B अगर ये है तो A और B एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, नो डॉट, नो प्रॉब्लम। 1A प्लस B का मॉड, क्या ये वाला साइड लेंथ क्या कभी इस वाले के बराबर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब है इस थर्ड भी गलत हो गया। और A डॉट B आपका पॉजिटिव होगा, ये भी गलत होगा। इसका एक्सप्लेनेशन के लिए आप इसको थोड़ा सा ओपन कर लीजिए। क्या ओपन कर लीजिए? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा इक्वल टू A स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसको उस साइड भेज दीजिए, तो 2AB कॉस थीटा इक्वल टू माइनस B स्क्वायर। तो हम क्या कह सकते हैं यहां से AB कॉस थीटा ये जो होगा इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस B स्क्वायर बाई 2। ये पूरा टर्म आपका नेगेटिव है, ये पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव है। ठीक है, तो ये नेगेटिव है तो हम कह सकते हैं कि A डॉट B आपका नेगेटिव होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया, थर्ड गलत हो गया, फोर्थ गलत हो गया, तो केवल सेकंड आपका ट्रू हो गया। ठीक है, तो सेक्शन ए कंप्लीट हुआ। सेक्शन ए में जो क्वेश्चन थे वो आपने समझा, उसका डिस्कशन हमने करा। अब सेक्शन बी हम लोग शुरुआत करते हैं। सेक्शन बी शुरुआत करते हैं। 186
कहता है कि काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व एट एवरी इंस्टेंट ऑफ इलास्टिक कॉलिजन। नो, एवरी इंस्टेंट दिया है, एवरी इंस्टेंट, ये गलत हो गया बेटा। क्यों? क्योंकि जब वो कॉलिजन कर रहा होता है ड्यूरिंग द कॉलिजन, तब जो ऑब्जेक्ट डिफॉर्म कर रहा होता है तो कुछ ना कुछ एनर्जी इसका पोटेंशियल में जा चुका होता है। ये रहा आपके पास BC बिफोर कॉलिजन, ये है DC ड्यूरिंग कॉलिजन, और ये है AC आफ्टर कॉलिजन। आफ्टर कॉलिजन नो प्रॉब्लम, इस सेगमेंट में एनर्जी कंजर्व रहता है, ये कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस पीरियड में डिफॉर्मेशन होता है। देखिए ना आप, दोनों ऑब्जेक्ट इस तरह से डिफॉर्म हो रहा है, तो थोड़ा सा एनर्जी डिफॉर्मेशन में, पोटेंशियल एनर्जी में चला जा रहा होगा, तो इस पीरियड और इस पीरियड में कंजर्व नहीं रहेगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट वो फर्स्ट वाला गलत हो गया। नो डिफॉर्मेशन ऑफ मैटर अकर इन इलास्टिक कॉलिजन। यस, ये जो रहा आपके पास, ये आप कह सकते हैं कि मैटर नहीं कर रहा है इन इलास्टिक कॉलिजन। यस, ये तो मैटर करना शुरू कर दिया, तो आप कह सकते हैं कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, दोनों फॉल्स। 187, व्हाट इज डेंसिटी ऑफ वाटर एट द डेप्थ वेयर प्रेशर इज दिया हुआ है, और व्हाट इज द डेंसिटी इट्स सरफेस पर दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं वॉल्यूम इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं मास बाय डेंसिटी, या डेंसिटी इसको रो कह लीजिए, रो। तो रो इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, इसको डिफरेंशिएट कीजिए। डी रो इज इक्वल टू 1/v², नेगेटिव साइन और dv, और यहां पर रहा m। तो आप कह सकते हैं डी रो इज इक्वल टू -m/v इंटू dv/v। ये m/v क्या है? रो है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं डी रो इज इक्वल टू -रो इंटू dv/v। अब यहां से आप लिख सकते हैं तो डी रो बाय रो इक्वल टू -dv/v। अब आप देख सकते हैं कि dv बाय v आपका बल्क मॉडुलस होता है, बल्क मॉडुलस नेगेटिव साइन के साथ। यस, तो माइनस को इधर ले आइए, ऐसे देखिए, बल्क मॉडुलस इक्वल टू dp बाय माइनस ऑफ dv/v, ऐसे होता है। तो dv बाय v नेगेटिव साइन इक्वल टू dp बाय बल्क मॉडुलस, उल्टा। ठीक है, तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं? डी रो बाय रो इक्वल टू dp बाय बल्क मॉडुलस। तो डेंसिटी में कितना चेंज होगा? तो डी रो इज इक्वल टू रो डेल्टा p में डिवाइड बाय बल्क मॉडुलस। डेंसिटी में चेंज का ये रिलेशन रहा। तो डेल्टा रो इज इक्वल टू, तो रो बाय बल्क मॉडुलस इनटू ये प्रेशर में जो चेंज होगा वो क्या हो जाएगा? आपके पास प्रेशर में कितना हो जाएगा? तो रो GH, ये रहा प्रेशर में चेंज। तो हाइट आपको दिया हुआ है तो रो GH आप कर सकते हैं, तो प्रेशर में आपको चेंज मिल जाएगा। यहां पे आपको दिया हुआ है प्रेशर 120 atm, इसकी वैल्यू ही दिया हुआ 120 atm दिया हुआ है, तो आप इसकी वैल्यू रख दीजिएगा। रो डेंसिटी दिया हुआ, बल्क मॉडुलस चेंज मिल गया, तो रो फाइनल इज इक्वल टू कितना? रो इनिशियल प्लस डेल्टा रो। ठीक है, तो इनिशियल सरफेस पे जो वैल्यू दिया हुआ है तो इसको आप रो सरफेस कह सकते हैं, चेंज आपने यहां से कैलकुलेट कर रखा है, इसमें रखिएगा तो टोटल डेंसिटी आपको मिल जाएगा। ठीक है, आइए 188 नंबर, 188 नंबर क्या कहता है? 188 नंबर आप देखिए ध्यान से पढ़िए। 188 में कह रहा है कि the amount of work equal to 37.7 जूल is done on the system A से B गया है एडियाबेटिकली, तो इस पे वर्क किया है 37.7 जूल। तो डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू -37.7 वर्क सिस्टम पे किया गया है, मतलब सराउंडिंग में जो वर्क करा है, तो गैस का वर्क नेगेटिव हो गया। तो डेल्टा यू इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा डब्ल्यू कह सकते हैं, ठीक है ना। वर्क एंड अमाउंट ऑफ वर्क इक्वल टू 37.7 जूल इज डन ऑन द सिस्टम, ठीक है। तो आप कह सकते हैं डेल्टा यू इज इक्वल टू कितना 37.7, ये रहा आपका ए टू बी जाने में, ठीक है ना, ठीक है। अब कह रहा है कि एक दूसरे प्रोसेस में
ए से बी ले गया, और इस प्रोसेस में जो टोटल हीट दिया गया सिस्टम को, इफ द गैस इज टेकन फ्रॉम स्टेट ए टू बी वाया ए प्रोसेस इन विच द नेट हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज 18.5 कैलोरी है। देखिए यूनिट पे ये जूल में है, ये कैलोरी दिया है, 18.5 इंटू 4.2 कर दीजिए जूल, ठीक है। तो हाउ मच नेट वर्क डन, तो वर्क डन कितना होगा, था डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू इक्वल टू 18.5 इंटू 4.2। तो यहां से आप डेल्टा डब्ल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, 18.5 इंटू 4.2 माइनस डेल्टा यू, ये वर्क डन हुआ। और डेल्टा यू आपके पास है 37.7, तो आप इसको डेल्टा डब्ल्यू वर्क इक्वल टू कह सकते हैं 18.5 इंटू 4.2 माइनस 37.7, ये रहा आपका ये वर्क में इतना दिया जाएगा, ठीक है। अब 189 केयरफुली देखिए, 189 189 में क्या कह रहा है, 189 में कह रहा है कि टू स्ट्रिंग A and B playing the note ma are slightly out of tube and produce beat of frequency 9, यानी कि frequency of A minus frequency of B equal to 9 और frequency of B minus frequency of A equal to 9। ऐसा हो सकता है, बिट्स 9 बिट्स दे रहा था, दोनों का डिफरेंस, मतलब कह सकते हैं यहाँ पे A स्ट्रिंग और B स्ट्रिंग, इन दोनों की जो फ्रीक्वेंसी होगी या तो ये पॉसिबल है या तो ये पॉसिबल है। और अब आइए, द टेंशन इन द स्ट्रिंग A इज स्लाइटली रिड्यूस, A में टेंशन को कम किया गया है, तो टेंशन अगर TA कम होगा तो डेफिनेटली ये फ्रीक्वेंसी कम होगा। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी टेंशन होगा, तो टेंशन कम किया गया है तो फ्रीक्वेंसी कम हुआ, FA का कम हुआ, ये वैल्यू कम हुआ है। एंड द बिट फ्रीक्वेंसी इज फाउंड टू रिड्यूस टू 5 हर्ट्ज। अब कह रहा है कि बिट फ्रीक्वेंसी अब कितना हो गया, तो 5 हर्ट्ज हो गया। तो अब घट किस में रहा है, तो अगर इसको डिक्रीज कराएंगे तो ये भी डिक्रीज होगा, सही बात है, लेकिन अगर इसको डिक्रीज करवाएंगे तो ये इंक्रीज होगा। और आपका कह रहा है कि फाइनल 5 हुआ है, तो ये 5 कम हुआ है, इसका मतलब है कि अप्रोप्रिएट रिलेशन यही है हमारा, तो हम कह सकते हैं FA माइनस FB इक्वल टू आपका 9, यही होगा। तो अब इसमें कह रहा है कि इफ द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ A इज, यानी इसकी वैल्यू 3, 4, 5 है, तो B की कितनी होगी, तो 9 कर दीजिए और यहां से B का निकाल लीजिए फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब आइए 190 का कह रहा है कि फ्रॉम ए डिस्क यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस R दिया है, ए सर्कुलर होल इज ऑफ रेडियस दिया हुआ कट आउट, द सेंटर ऑफ मास इज एट R/4 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ओरिजिनल डिस्क। तो किधर की तरफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, तो ये सिंपल है, ये रहा आपके पास बड़ा सा, इसमें से इसके सेंटर से एक R/, ये सेंटर से यहां से ये R/4 रेडियस का बाहर निकाल लिया गया, कट कर लिया, बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर जो बच गया है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, तो नो डाउट कि बड़े वाले का एरिया हम लोग, इसका बड़े वाले का रेडियस है R, तो XCM लिख सकते हैं, तो पाई R स्क्वायर इंटू 0 माइनस जो ये हुआ है तो पाई इंटू R/4 का स्क्वायर इंटू R/4, इसके सेंटर से इसका डिस्टेंस R/4 होगा, डिवाइड बाय पाई R स्क्वायर माइनस पाई इंटू R/4 का स्क्वायर, मतलब एरिया इंटू कोऑर्डिनेट, एरिया इंटू कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय एरिया का डिफरेंस, तो ये XCM है, आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 191, आपके पास ये सन है और मार्स ये ऑर्बिटिंग कर रहा है और इससे किसी भी ऑब्जेक्ट को स्किप करवाना है, इसके फील्ड में नहीं होगा,
तो आप बड़े आराम से यहाँ पे एनर्जी लिख सकते हैं, हाफ mv² जो आपको चाहिए, माइनस g मास इंटू मास डिवाइड बाय रेडियस ऑफ मास, माइनस g मास ऑफ मास इंटू मास ऑफ सन डिवाइड बाय, आप कह सकते हैं 2 इंटू आर, यहां से m कर लीजिए, ठीक है। तो टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, 0 एस्केप करने के लिए। तो हाफ mv², दिस इज इक्वल टू gmm डिवाइड बाय r m पोटेंशियल प्लस gmsm डिवाइड बाय 2 इंटू आर। वैल्यू रखिएगा, आपको डेटा मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 192 की बात करें। 192, ये नॉन यूनिफॉर्म रड है, तो इस साइड में एक टेंशन बोल दीजिए, इस टेंशन का नाम T2, और ये एंगल है आपका 60 डिग्री, और इस साइड में एक टेंशन होगा, कह दीजिए T1, और ये एंगल है 30 डिग्री, और यहां पे मास है जो नीचे की तरफ लग रहा है, और ये डिस्टेंस है D, ठीक। तो आप ऊपर की तरफ जो कंपोनेंट इसका होगा ये हो जाएगा T1 cos 30 डिग्री, और इस साइड में जो इसका कंपोनेंट होगा ये हो जाएगा T1 sin 30 डिग्री, और इधर ऊपर की तरफ कंपोनेंट जो हो जाएगा ये हो जाएगा T2 cos 60 डिग्री, और इधर की तरफ इसका कंपोनेंट हो जाएगा T2 sin 60 डिग्री। पहली बात, ये रेस्ट में है, तो दिस प्लस दिस इक्वल टू वेट, मतलब T1 cos ऑफ 30 डिग्री प्लस T2 cos ऑफ 60 डिग्री इक्वल टू वेट, ठीक है। और T1 sin ऑफ 30 डिग्री इक्वल टू T2 sin ऑफ 60 डिग्री, T1 और T2 बराबर हो गया, ठीक है। अब आपसे कहा जा रहा है कि D का वैल्यू बताओ, तो हम लोग क्या करेंगे ना, इस वाले पॉइंट के अबाउट O के अबाउट टॉर्क ले लेंगे, तो टॉर्क अबाउट O, तो ये हो जाएगा m इन वेट इंटू D, ये वाला सेंस में टॉर्क को पॉजिटिव बोल दे रहे हैं, तो ये इसका जो टॉर्क होगा ये एंटी होगा, तो इसको लिखेंगे माइनस T2 cos ऑफ 60 डिग्री इंटू यहां से यहां तक का लेंथ, यहां से यहां तक का लेंथ आपको दिया हुआ है 6 मीटर, तो ये हो गया 6, तो ये 0 इक्वल टू वेट इंटू D माइनस T2 cos ऑफ 60 डिग्री इंटू 6, और यहां से हम कह सकते हैं कि D की वैल्यू क्या होगी, तो D इज इक्वल टू T2 इंटू cos ऑफ 60 डिग्री इंटू 6 डिवाइड बाय वेट। अब वेट को हम T1 और T2 के टर्म में ला सकते हैं या आसानी से, तो वेट इक्वल टू आप बड़े आराम से यहाँ पे कह सकते हैं, इन दोनों का सम यहाँ पे पुट कर दीजिए, और T1 और T2 के वैल्यू के बराबर है, तो T1 को T2 के टर्म में या T2 को T1 के टर्म में लगाएंगे, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। देखिए D इक्वल टू T2 cos ऑफ 60 डिग्री है इंटू 6 डिवाइड बाय वेट की जगह पे आप क्या लिख दीजिएगा, वेट की जगह पे लिखिएगा T1 cos ऑफ 30 डिग्री प्लस T2 cos ऑफ 60 डिग्री, ये रहा। और इसमें T1 और T2 के बीच में क्या रिलेशन है, तो ये रहा T1 और T2 के बीच में रिलेशन, मतलब T1 इज इक्वल टू √3 इंटू T2, तो जहां पे T1 है वहां पे √3 इंटू T2 लिख दीजिए, T1 की जगह पर √3 इंटू T2 लिख दीजिए, तो यहां से T2 कैंसिल करके कैंसिल कर दीजिएगा, तो D मिल जाएगा, D की वैल्यू मिल जाएगा। तो इजी है, कैलकुलेट हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 193, एन इनफाइनाइट linear charge density produce the electric field at a distance and calculate the linear charge। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाय r होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है आपको
लैम्डा आपको दिया हुआ है और आर भी आपको लैम्डा आपको कैलकुलेट करना ही है, आर आपको गिवन है, ठीक है। तो आपको के का वैल्यू मालूम है, के इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, के का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट, इन द मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ सर्टेन प्लेस, आप यहां पे लिख सकते हैं 194 में बी एच इज इक्वल टू बी कॉस ऑफ थीटा। आपको बी चाहिए तो आप लिख सकते हैं बी एच बाय कॉस थीटा। मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो आप यहां से लिख सकते हैं, ठीक है, दिया हुआ आपको। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देख रहे हैं तो हिस्टेरिसिस लूप की बात हो रही है एट ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। दूसरा है द वाटर प्रेशर हेड इज एट ए हाइट ऑफ 450 मीटर एंड वाटर फ्लो रेट दिया हुआ आपको। इफ द टर्बुलेंट जनरेट एफिशिएंसी, तो आप एस्टिमेट द इलेक्ट्रिक पावर अवेलेबल। तो 195 में पावर अगर आप लिखते हैं तो इसको लिखेंगे एनर्जी का रेट mgh बाय टी, mgh बाय टी और इंटू 70%। तो आप यहां से लिख सकते हैं कि m बाई टी इक्वल टू रो इंटू डी वॉल्यूम रेट, ये लिख सकते हैं m बाई टी। तो पावर इक्वल टू आपको सिंपली क्या मिल जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम रेट dv बाई टी। एक्चुअली में इसको डी वॉल्यूम रेट है, ये याद रखिएगा, वॉल्यूम रेट है इंटू जी इंटू एच इंटू 70। अगर आप करते हैं तो आपको वैल्यू मिल जाएगा, पावर मिल जाएगा, ठीक है। 196 ए एक्टिव माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू, तो सी दिया हुआ है तो एक्स सी इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी। तो एक्स सी इज इक्वल टू 1 बाय 2 पाई एफ इंटू सी, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि बताइए आरएमएस करंट, तो आई इक्वल टू वी डिवाइड बाय एक्स सी, वी इक्वल टू 220 डिवाइड बाय 1 बाय 2 पाई एफ इंटू सी, आपको आई मिल जाएगा। अब नेक्स्ट 197 कह रहा है कि कैलकुलेट द ईएमएफ, रड रोटेट कर रहा है तो ई मोशनल इक्वल टू बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है और लेंथ ही रेडियस है और ओमेगा आपको प्रोवाइडेड है, तो आप आराम से वैल्यू रखिएगा तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। कैलकुलेट द ईएमएफ डेवलप्ड, तो 198 में कह रहा है कि व्हाट इज मैग्नेटिक फोर्स, द एफ एम मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू आई एल बी। मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है और करंट दिया हुआ है, तो आप निकाल सकते हैं। उसके बाद आपसे कह रहा है कि 199 एंगुलर फ्रिंज विड्थ, तो tan थीटा n इक्वल टू आप कह सकते हैं डी एक्स एन बाई डी, और इसी को आप क्या लिख देते हैं, फ्रिंज विड्थ लैम्डा डी थीटा एन इज इक्वल टू, इसी को आप लिख सकते हैं लैम्डा बाय डी, लैम्डा बाय डी लिख सकते हैं। तो थीटा एन आपको मालूम है, दिया हुआ है थीटा एन का वैल्यू, ये है 0.02 डिग्री, तो आप पाई बाय 180 कर दीजिए और लैम्डा आपको निकालना है, डी आपको डी निकालना है, व्हाट इज द स्पेस बिटवीन द टू स्लिट, डी दिया हुआ है, निकालना है, लैम्डा आपको दिया हुआ है, लैम्डा का वैल्यू दिया है कितना 400 नैनोमीटर, तो यहां से डी मिल जाएगा 400 10 to the power 9 नैनो 10 to minus 9 डिवाइड बाई डी, तो डी मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 200, ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें आपके पास हाफ लाइफ दिया हुआ है, तो आप क्या कह सकते हैं, रेट कांस्टेंट k इज इक्वल टू एल एन 2 डिवाइड बाई टी हाफ,
रेट कांस्टेंट, टी हाफ और रेट कांस्टेंट के बीच का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बोलो तो n इक्वल टू n नॉट e टू द पावर माइनस आपके पास लेमडा इंटू मतलब इसको k इंटू टी, मैं खुद ही भूल गया, टी हाफ का फॉर्मूला n नॉट बाई 2 कर लो तो ये n नॉट हो जाएगा, e टू माइनस k इंटू टी हाफ हो जाएगा, देख रहे हो। तो ln2 इज इक्वल टू k इंटू टी हाफ, यस टी हाफ का फॉर्मूला। तो हाँ यहाँ से हम लोग कह सकते हैं k इक्वल टू, ठीक ही लिखा था, तो ln2 डिवाइड बाई टी हाफ, ठीक तो लिखा था। तो आपके पास k मिल गया, k मिल गया तो रेट कांस्टेंट क्या होगा, तो dn बाई dt अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा k इंटू n हो जाएगा, ठीक है। तो n क्या है, तो k इक्वल टू ln2 डिवाइड बाई टी हाफ हो गया, टी हाफ। n टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल है, जो कैसे निकाला जा सकता है कि 120 मिलीग्राम है तो 10 टू द पावर माइनस 3 कर सकते हैं, और इसमें डिवाइड बाय 90 कर सकते हैं, इनटू Na कर सकते हैं। आपको किस रेट से वो डिके हो रहा है तो कर सकते हैं, ठीक है। तो BQ होता है और 1 बाय 3.7 इंटू 10 टू द पावर 6 BQ इक्वल टू 1 CI होता है, यूनिट है, देख लीजिएगा आप, ठीक है। तो चलिए, तो ये है आपका पूरा का पूरा डिस्कशन, ठीक है ना। इस बार पेपर आसान था, इसमें कोई दो मत नहीं है, और आप पेपर में स्कोर भी कर सकते थे, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो चलिए, इसके साथ ही आज का डिस्कशन हम लोग यहाँ पे ऑफ करते हैं, नेक्स्ट डिस्कशन में हम लोग फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं पढ़ाई के लिए, आपके रिजल्ट के लिए, जो रिजल्ट इस टेस्ट के बाद आपको मिलने वाला है उसके लिए, और नेक्स्ट टेस्ट के लिए आप तैयारी करें अच्छे से। इसके लिए बहुत 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 ऊपर वाले से दुआ करूं कि आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए, ठीक है। चलिए, इसके साथ ही आज का क्लास ऑफ हुआ। थैंक यू वेरी मच।